इस टाइम पे पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम आ गई है। हर कोई मुसलमान औरतों का सेवियर बनना चाहता है। हम इन मुसलमान औरतों को बचाएंगे, हम इनको पेट्रियार्की से बचाएंगे, हिजाब से बचाएंगे, उससे बचाएंगे, मुसलमान मर्दों के जुल्म से बचाएंगे। भाई हमको सेवियर नहीं चाहिए मुसलमान औरतों को, हम लोगों को एलाइज चाहिए, हमको दोस्त चाहिए जो हमारे साथ चलेंगे। जब एक बच्चा या जब एक औरत अपने कॉलेज जाती है, वो अपने साथ वो अधिकार लेके जाती है, जैसे राइट टू प्रिवेसी, राइट टू डिग्निटी, वो अधिकार लेके जाती है जो भारत के संविधान ने उसको दिए हैं। और कोई भी उसका वो संवैधानिक अधिकार जो है छीन नहीं सकता। कॉलेज का रूल जो है उसका वो संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकता। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हिजाब को लेकर के बीते 10 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में बहस चली और बहस के दौरान कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिली जहां सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हुए दिखाई दिए कि एक तरफ हिजाब बैन जो लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है, तो दूसरे जज ये कहते हुए दिखाई दिए कि ये चॉइस का मामला है। दोनों जजों में मतभेद दिखा और मामला सीजीआई को सौंप दिया गया। किस तरीके से हिजाब को लेकर के ह्यूमर फैलाया गया है, इसी पर हमसे बात करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोकपर्सन इफ्रा जान हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं कल जो खासतौर पर जजमेंट रहा सुप्रीम कोर्ट के जजों का, एक इतना बड़ा फैसला और उस फैसले पर एक मत दोनों जज ही नहीं। जी जी, देखिए कहीं ना कहीं जो कल स्प्लिट वर्डिक्ट आया जस्टिस गुप्ता का और जस्टिस धूलिया का हिजाब वर्डिक्ट में, वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि किस तरह हमारा जो आज हमारी कंट्री में एक दो तरह के पोलराइज्ड ओपिनियन बन चुके हैं। तो ये जो पोलराइज्ड ओपिनियन हमारी पूरी कंट्री में है, कहीं ना कहीं अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी देख रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं कि इस पूरे मामले की असलियत क्या है। पहली बात तो ये स्टार्ट तब हुआ जब कुछ 3-4 लड़कियां जो हैं वो एक कॉलेज जाती थी, और कॉलेज में, ये गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज में वो अपने सर पे दुपट्टा रखना चाहती थी। अपने सर पे दुपट्टा रखने के लिए इतना बड़ा बवाल हुआ कि ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल के या कॉलेज के रूल्स में इसको अलाउ नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कॉलेज उन मुस्लिम महिलाओं से कह रहा था कि अगर आप अपने सर पे एक दुपट्टा रखना चाहते हैं तो इस कॉलेज में आपके लिए कोई जगह नहीं है। पहली बात तो ये एक बहुत ही गिरी हुई हरकत है, क्योंकि अगर देखा जाए, स्टेटिस्टिकली देखा जाए, मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो हमारे पूरे देश में सबसे लीस्ट लिटरेट ग्रुप है, यानी सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। और उनके लिए इतनी छोटी सी बात पे एक स्कूल का दरवाजा बंद कर देना, एक कॉलेज का दरवाजा बंद कर देना, कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर को बर्बाद करना जैसा हो। मेरी जो नानी है, वो ये एक पर्सनल एनेक्डोटल स्टोरी है। मेरी जो नानी है वो मेरे खानदान में पहली औरत थी जो स्कूल गई। उससे पहले मेरी फैमिली में कोई औरत पढ़ी लिखी नहीं थी। और जब वो एक स्कूल जाती थी, वो एक बुर्का लगा के स्कूल जाती थी। कश्मीर के मटन के एक स्कूल में जाती थी, बुर्का पूरा लगा के जाती थी। अगर उसके स्कूल ने उसको उस दिन बाहर निकाल दिया होता, आज शायद मैं आपके सामने बात नहीं कर रही होती। आज शायद मेरी कजिन्स, मेरी बहनें, मेरी माँ जो है वो एजुकेटेड नहीं होती। क्योंकि मेरी नानी को उस टाइम बुरके में स्कूल में अलाउ किया गया, आज मैं आपके पास बैठ के बात कर सकती हूँ, एजुकेटेड हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन हूँ, लॉ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो महिलाओं का स्कूल का दरवाजा बंद कर देना जो है, और स्पेशली उन महिलाओं का जो लीस्ट एजुकेटेड ग्रुप है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये, आई वुड नॉट से कि ये एक बहुत बुरी और गलत बात है, मैं कहूंगी कि ये इट्स टैंटमाउंट टू अ क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ एन एक्ट। क्योंकि मैम, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि इस फैसले को मुस्लिम महिलाएं खासतौर पर किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि दो तरीके से बातें सामने आई। एक तरफ ये बताया गया कि जहां कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले को सुना ही नहीं और पूरी तरीके से बैन कर दिया, तो मुस्लिम महिलाएं इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं सुप्रीम कोर्ट की?
देखिए, पहली बात तो कोई फैसला नहीं आया, स्प्लिट वर्डिक्ट आया। लेकिन जिस भी मुस्लिम महिला से मैंने बात की या मुस्लिम महिलाओं ने जस्टिस दूलिया जो है, जस्टिस दूलिया के कमेंट्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। क्यों अप्रिशिएट किया? क्योंकि अक्सर हमारे समाज में और हमारी इस टाइम पे पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम आ गई है। हर कोई मुसलमान औरतों का सेवियर बनना चाहता है। हम इन मुसलमान औरतों को बचाएंगे, हम इनको पेट्रियार्की से बचाएंगे, हिजाब से बचाएंगे, उससे बचाएंगे, मुसलमान मर्दों के जुल्म से बचाएंगे। भाई, हमको सेवियर नहीं चाहिए मुसलमान औरतों को। हम लोगों को एलाइज चाहिए, हमको दोस्त चाहिए जो हमारे साथ चलेंगे, जो स्कूलों के दरवाजे हमारे लिए खोलेंगे, ना कि स्कूलों के दरवाजे हमारे लिए बंद करेंगे। तो जस्टिस दूलिया जो है, उन्होंने एक एलाई की तरह काम किया। उन्होंने हमारी सिचुएशन को समझा, उन सेंसिटिविटीज को समझा, और जब उन्होंने अपना जजमेंट सुनाया, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि एक लड़की को ऑलरेडी इतना कुछ सहना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, और उस पे हम उस औरत की जिंदगी और मुश्किल बनाते हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, मेरी जजमेंट ये नहीं करेगी। और इसका एक तर्क ये है कि जब भी हम कोई लॉ देखते हैं या कोई लीगल इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि लॉ जो है, ये एक वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता है, एक ही यहाँ पे कोई, ये लॉ जो है ये एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करता है। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट इसका देखना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली जस्टिस गुप्ता ने इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अगर तो इस तरह से मुस्लिम महिलाएं देखती हैं। हमने जस्टिस दूलिया के कमेंट्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, और हमें उम्मीद है कि जब आगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे मसला जाएगा या लार्जर बेंच पे मसला जाएगा, वो भी उसको मुस्लिम महिलाओं की नजर से देखेंगे और हमारी जिंदगी को आसान बनाएंगे, न कि और मुश्किल। क्योंकि मैम, मैं इसके साथ साथ ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम चीजें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली, जहां एक कमेंट किया गया था जज की तरफ से, गुप्ता जी की तरफ से, जहां उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कुरान शरीफ में कहीं लिखा नहीं है हिजाब पहनना जरूरी है या नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं असल में जानना चाहता हूं, क्योंकि ये ह्यूमर गोदी मीडिया द्वारा भी फैलाया जाता है। जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो भी ये बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो है हिजाब जानबूझ करके मुस्लिमों द्वारा थोपा जाता है। किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है, और क्या असली मायने हैं उसके? पहली बात तो, मैं आपके सामने एक मुस्लिम महिला बैठी हुई हूँ, शायद हजारों व्यूअर्स हम लोगों को इस टाइम देख रहे हैं। मैंने कोई हिजाब नहीं पहना। कल इतने टेलीविजन डिबेट्स पे इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं थी, कुछ ने हिजाब पहना था, कुछ ने नहीं पहना था। तो ये कहना कि आप पे ये थोपा जाता है मुसलमान मर्दों की वजह से, आपको तंग किया जाता है, भाई हम यहाँ पे बाल खुले रख के बैठ के बात कर रहे हैं, तो किसने थोपा है हम लोगों पे? लेकिन इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए कि मुस्लिम सोसाइटी जो है, ये एक थोपी हुई चीज नहीं होती है। बहुत सारे लोग उसको एज अ चॉइस यूज करते हैं। अब पहली बात, अगर अब लेकिन ऐसा कोई सर्कमस्टांस है जहां पे एक महिला को मजबूर किया जाएगा हिजाब लगाने पे, उसमें वो पुलिस के पास जा सकती है। आईपीसी में बहुत सारे प्रोविजंस है जिसमें कंप्लेंट कर सकती है कि मुझे एक ड्रेस कोड फोर्स किया जाता है मुझ पे, और बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिसमें पुलिस उसको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन जो महिलाएं साफ साफ तौर पे अपनी मर्जी से पहनना चाहती हैं, आपको उससे क्या दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आता। अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें ये एक पेट्रियार्कल चॉइस है। 2 सेकंड के लिए मैं मानती हूँ नदीम जी, 2 सेकंड के लिए हम अज्यूम करते हैं कि ये एक पेट्रियार्कल चॉइस है। बहुत सारी चॉइसेस जो हमारी महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं करती हैं, वो पेट्रियार्कल चॉइसेस होती हैं। जैसे बहुत सारी महिलाओं को हम देखते हैं शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती हैं। ये हिंदू समाज में भी होता है, मुस्लिम समाज में भी होता है। इसको भी एक पेट्रियार्कल चॉइस बोला जा सकता है। तो क्या हमारा जो स्टेट है, हमारा जो गवर्नमेंट है, क्या वो एक क्या हमारी जो स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, क्या वो फोर्स करेगा महिलाओं को कि आप शादी के बाद जॉब नहीं कर सकती? ये लॉ है और बैन है शादी के बाद घर बैठने में। बहुत सारी महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर देती हैं। अगर एक सरनेम होता है, इसको भी एज अ पेट्रियार्कल चॉइस देखा जाता है, लेकिन हजारों महिलाएं करती हैं ऐसा। बहुत सारी महिलाएं चुन्नी लगाती हैं, जैसे मैंने अभी एक चुन्नी शॉल ओढ़ी हुई है। बहुत सारे लोग इसको भी एक पेट्रियार्कल चॉइस की तरह देखते हैं। तो क्या हम एक लॉ, कानून बना दें कि कोई चुन्नी नहीं लगा सकता, चुन्नी ओढ़ना आज से बैन हो गया?
आज बहुत सारी हिंदू महिलाएं, हमारी हिंदू बहनें जो है वो करवा चौथ का फेस्टिवल मनाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये पेट्रियार्कल है। हालांकि मैंने बार बार कहा कि ये एक नजरिया है, लेकिन क्या इस पे, क्या अब स्टेट आके कहेगी कि हमको उसको बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हर किसी का नजरिया जो है वो एक्सेप्टेबल है। कि आप कह सकते हैं चुन्नी पेट्रियार्कल है, शादी के बाद नाम चेंज करना पेट्रियार्कल है, वो पेट्रियार्कल है, ये है। लेकिन स्टेट जो है इसको बैन नहीं कर सकती, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक महिला की चॉइस होती है कि क्या वो इसको करेगी या वो इसको नहीं करेगी। अब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की आपने बात की। जहां तक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की हम बात करते हैं, ये मैंने बार बार इससे पहले भी कहा था कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट लीगली इस केस में अप्लाई नहीं होता है। इस वजह से अप्लाई नहीं होता क्योंकि इस वजह से अप्लाई नहीं होता एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का केस, क्योंकि ईआरपी, जैसे जस्टिस धूलिया ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा ईआरपी तब हम कंसिडर करते हैं जब एक ग्रुप अपना राइट मांगता है, स्पेशली जब एक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, इंस्टीट्यूशन मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट वो ग्रुप चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल को जाऊंगी और कहूंगी कि मुझे एक मस्जिद में ये करने की इजाजत होनी चाहिए, तो उस टाइम पे ईआरपी का टेस्ट होगा, क्योंकि तब एक ग्रुप जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट एक राइट मांग रहा है। ईआरपी तब नहीं आता, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का टेस्ट आपका तब नहीं आता जब एक इंडिविजुअल, यानी एक इंसान, सिटीजन जो है वो अपना कॉन्शियंस, अपना रिलीजन फॉलो करता है उस तरह से जिसको, जैसे उसको वो चीज ठीक लगती है। और आर्टिकल 25 जो है वो राइट टू रिलीजन जो हमारा है, वो उस इंसान की ना सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बट उसकी सिंसियर कॉन्शियंस को प्रोटेक्ट करता है। मैम, इसी के साथ मैं एक सवाल यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि जब 3 तलाक का मसला चला था तो तमाम नेशनल मीडिया ने ये बताने की कोशिश की थी कि मुस्लिम बहनों के भाई जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं वो इंसाफ दिलाएंगे। पर जब यहाँ पर मुस्लिम बहन ने, बेटियां ये चाह रही हैं कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं, तो देश के प्रधानमंत्री और मुस्लिम बहनों के भाई पूरी तरीके से इस मामले पर खामोश क्यों हैं? क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया तब खामोशी रही, इससे पहले मुस्लिम बहनों को डराने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए गए तब खामोशी रही। आखिरकार खामोशी का कारण क्या है? क्या ये खुले तौर पर समर्थन है उन लोगों को? देखिए, ये एक बीजेपी गवर्नमेंट, अगर आप आज कर्नाटका हाईकोर्ट में भी देखेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसको फुल्ली सपोर्ट, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली कर्नाटका हाईकोर्ट को फुल्ली सपोर्ट करती है, और कर्नाटका के कॉलेज को। इनफैक्ट कर्नाटका के कॉलेज के रूल्स जो है बीजेपी गवर्नमेंट ही तो इनको अपहोल्ड कर रही है। देखिए, बीजेपी की तरफ से एक हिपोक्रिटिकल स्टैंड रहा है मुस्लिम महिलाओं की तरफ। हिपोक्रिटिकल स्टैंड यानी हम मुस्लिम महिलाओं को बचाएंगे, हम मुस्लिम महिलाओं को जुल्म से बाहर निकालेंगे। अगर आप मुस्लिम महिलाओं को बचाना चाहते हैं तो उन्हीं मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल के दरवाजे बंद क्यों कर रहे हैं, कॉलेजेस के दरवाजे बंद क्यों कर रहे हैं? यही मैंने बार बार कहा, एक हिपोक्रिटिकल स्टैंड है मुस्लिम महिलाओं पे। हम आपको बचाएंगे लेकिन आपका स्कूल का दरवाजा भी बंद करेंगे, हम आपको बचाएंगे लेकिन कॉलेज का दरवाजा आपको बंद करेंगे। जब इतनी सारी हमारी देश में जब लिंचिंग्स हुई, इतने सारे जो बुलडोजर्स रिसेंटली चलाए गए मुस्लिम महिलाओं के घरों पे, आपने उन्हीं मुस्लिम महिलाओं को सड़कों पे आप ले आए और उनको आपने सड़क पे रखा। जब बहुत सारी और ये दूसरा एक स्टैंड है पसमानदा मुसलमानों की तरफ भी, हम पसमानदा मुसलमानों को बचाएंगे। आप एक तरह से कहते हैं कि आप पसमानदा मुसलमानों को बचाएंगे, दूसरी तरफ से जो भाजपा के एमपी हैं वो रिसेंटली दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस में करते हैं कि मुसलमान जो रेडी वाला है या कोई गरीब ड्राइवर है या प्लम्बर है या कुछ भी है, इनसे हम काम नहीं लेंगे। भाई, ये तो सब पसमानदा मुसलमान है। आप एक तरह से कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों का काम, उनकी रोजी रोटी उनके हाथ से छीनेंगे, दूसरी तरह से आप कहते हैं आप उनको बचाएंगे।
इसी तरह इनका हिपोक्रेटिकल स्टैंड मुसलमान औरतों को लेके भी है। हम मुसलमान औरतों को बचाएंगे, लेकिन उनके कॉलेजेस के दरवाजे भी उनके लिए बंद करेंगे, स्कूलों के दरवाजे भी उनके लिए एक एक करके बंद करेंगे, उनके घर भी बुलडोज करेंगे, उनको कोई रिजर्वेशन भी का नाम तो दूर की बात, जो उनकी जिंदगी में ऑलरेडी है उसको भी ले लेंगे, लेकिन हम मुसलमान औरतों को बचाएंगे। ये बीजेपी गवर्नमेंट का और बीजेपी बहुत सारी सपोर्टर्स का पहले से एक बहुत ही ज्यादा हिपोक्रिटिकल स्टैंड रहा है। मैम, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा इसमें, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडरों की लगातार आवाजाही तेज हो गई है, सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आई, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम बस्तियों की ये रिपोर्ट आ रही है। किस तरीके से देख रही हैं इन चीजों को, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहा है उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे 2 साल के लिए डालने का काम भी कर रही है। पहली बात तो सिनेमा हॉल्स जो हैं वो 1996 में ही खुल गए थे, लेकिन वो 1999 में उसके बाद फिर से बंद हो गए क्योंकि उनमें लोग नहीं गए, वो बिजनेस ठप हो गया। तो ये जो सिनेमा हॉल्स हम आज 1987 के बाद खोल रहे हैं, भाई मैंने खुद सिनेमा हॉल में बैठ के मूवी देखी है जब मैं छोटी थी, तो कौन सा आप 1987 में तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, ये एक प्रोपेगेंडा है। इनफैक्ट पैलेडियम सिनेमा शिवपुरा में एक सिनेमा था, वो बहुत बार खुला भी है और बिजनेस बंद होने की वजह से बंद हो गया। दूसरी बात, हम शराब के ठेके खोल रहे हैं। शराब कौन सी इतनी अच्छी बात है कि आप शराब के ठेके खोलने पे आप अपने आप को डेवलपमेंट का एक स्टार चढ़ा रही हैं? इससे तो कोई भी बच्चा हो, मुसलमान बच्चा हो, हिंदू बच्चा हो, सिख बच्चा हो, उसका फ्यूचर बर्बाद होता है। मैं बस एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। अगर आप जस्टिस धूलिया और जस्टिस हेमंत के लीगली अगर आप इनको कंपैरिजन करें, जब जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि स्कूल का जो यूनिफॉर्म का जो लॉ है वो प्रोसीड करता है ओवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जस्टिस धूलिया जो है उन्होंने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब एक बच्चा या जब एक औरत अपने कॉलेज जाती है, वो अपने साथ वो अधिकार लेके जाती है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, वो अधिकार लेके जाती है जो भारत के संविधान ने उसको दिए हैं। और कोई भी उसका वो संवैधानिक अधिकार जो है छीन नहीं सकता। कॉलेज का रूल जो है उसका वो संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकता। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हमारे मूल्य अधिकार जो है वो किसी न किसी तरीके से हमारे मूल्य अधिकारों को कहीं पे उनको कर्टेल किया जाता है, उसमें एक लीगल टेस्ट होता है जिसको प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट बोलते हैं, यानी क्या ये प्रोपोर्शनल है। बहुत अचंभे की बात है कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने वो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट भी अपनी जजमेंट में इस्तेमाल नहीं किया है। इनफैक्ट जस्टिस धूलिया ने एक और केस का मुजाहरा किया, एक और केस का हवाला दिया। साउथ अफ्रीका में एक केस आया था जहां पे एक हिंदू लड़की जो थी वो अपनी नाक में एक नोज पिन डालना चाहती थी, एक तीली डालना चाहती थी। वो उसके रिलीजियस कल्चर के हिसाब से वो उसकी एक प्रैक्टिस थी उसके रिलीजन के हिसाब से, और स्कूल में उसको नोज पिन जो था वो स्कूल के रूल्स में नोज पिन अलाउड नहीं था। तो बिल्कुल इसी तरह का केस साउथ अफ्रीका के कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, और साउथ अफ्रीका के हाई कोर्ट ने वहां उस लड़की को सपोर्ट किया और कहा कि इस लड़की का हक है अपने रिलीजन को और अपनी एजुकेशन को साथ में चलाना, और इसको जो ये नाक में तीली जो भी उसका जो डालना था एज अ रिलीजियस, जो उसका रिलीजियस सेंटिमेंट था, इसको फॉलो करने का उस लड़की का पूरा हक है। और इस लड़की का जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो कॉलेज की रूल बुक को सुपरसीड करता है। तो जस्टिस धूलिया साहब जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका की इस जजमेंट का भी हवाला दिया। भाई हमको सेवियर नहीं चाहिए मुसलमान औरतों को, हम लोगों को एलाइज चाहिए, हमको दोस्त चाहिए जो हमारे साथ चलेंगे।